So in this chapter, as the name suggests, it talks about reconstitution of a partnership firm. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. फाइन. तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द बेसिक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में बेसिक्स में हमने देखा था कि हम जब पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं तो एक अग्रीमेंट बनाते हैं बिटवीन ऑल द पार्टनर्स. दैट अग्रीमेंट प्रेफरेबली शुड बी रिटन and that agreement is called as the partnership deed, right? Partnership deed में we mention different things like salary, profit sharing ratio, commission of the partners. और ऑब्वियसली कितने पार्टनर्स हैं, जैसे ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनके बारे में या फिर उनसे रिलेटेड सब कुछ लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में. अभी क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी वन जॉइन्स टू द पार्टनरशिप फर्म, that is called as what? Admission of a partner in the existing partnership firm. अभी क्या हो रहा है? जो existing partnership deed बनी है वो तो 3 लोगों में बनी है, A, B और C में. अभी D एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तो partnership deed will get changed. So when partnership deed gets changed, it is called as reconstitution of a partnership firm. इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेसिस जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, वो चेंज हो गया, वो बेसिस में थोड़ा सा चेंजेस आ गए. दैट इज नथिंग बट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मतलब जब हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं, जब हम इंडिविजुअली काम करते हैं वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप. जब हम साथ में आ जाते हैं, वी कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म. एंड जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में थोड़े चेंजेस आते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा चेंज हो गया. सो दैट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन. नाउ देयर आर डिफरेंट वेज इन विच द फर्म गेट्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो हमने देखा, व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स एडमिटेड. So A, B and C are existing 3 partners. D gets admitted to the firm. So admission of a partner leads to reconstitution. ठीक है, अभी second example, A, B और C 3 partners हैं and C suddenly decides to retire from the firm. Okay, so when C decides to retire from the firm, what happens then? Again, the constitution, the partnership deed will face some changes, because now only there are 2 partners, A and B. Okay, the minimum number of partners that are needed in a partnership firm are 2. So still there is a partnership firm, but there is certain change in the partnership firm because C is going out. So retirement of a partner also leads to reconstitution. ठीक है, बट रिटायरमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब 4th चैप्टर में. एंड फॉर एग्जाम्पल, अगेन थर्ड एग्जाम्पल, A, B and C are partners and C doesn't retires, but C की डेथ हो जाती है. अगर C की डेथ हो जाती है तो अगेन देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स रिमेनिंग, दैट इज A and B. तो पार्टनरशिप डीड वापस चेंज हो रही है. तो जब भी पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही है, सो इट्स लीडिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. सो एज वी डिस्कस्ड कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड चेंज होती है. फाइन, सो दैट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन. सो देयर आर डिफरेंट मोड्स या फिर डिफरेंट मेथड्स जहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है. So like for example, when there is admission of a new partner, so new partner is being added and hence the existing deed is getting changed. इसलिए admission के कारण क्या होता है? Reconstitution of a partnership firm. Okay, second reason
for reconstitution can be change in profit sharing ratio among existing partners. Okay, so there is one more thing, जैसे A, B and C are partners, ठीक है, A, B and C are partners और उनका जो existing profit sharing ratio है वो है 3:2:1. ठीक है, ए बी और सी ने जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया था उन्होंने डीड में क्या लिखा था, PSR होगा 3:2:1 फॉर वट एवर रीजन्स, जैसे ए को ज्यादा मिलेगा, बी को सेकंड और सी को थर्ड, ये ऑर्डर में उन्होंने 3:2:1 रेशियो डिवाइड किया. अभी 1 अप्रैल को मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. ओके, तो ऐसा हुआ होगा कि तीनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल हो गया होगा और तीनों इक्वली ही परफॉर्म कर रहे हैं बिजनेस में. तो उसके कारण वो लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं कि पीएसआर इक्वल होना चाहिए. तो अभी क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग डीड में चेंजेस आ रहे हैं. तो जब भी एग्जिस्टिंग डीड चेंज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. ओके, so we saw first of all admission of a new partner leads to reconstitution. Secondly, change in PSR also leads to reconstitution. Okay, the third thing we have already discussed, retirement of an existing partner. So the example we took, A, B and C are working, C got retired. So deed में changes आएंगे क्योंकि अभी सिर्फ A और B का profit sharing ratio होगा और उनके बीच में सारे अग्रीमेंट्स होंगे. द लास्ट रीजन इज डेथ ऑफ अ पार्टनर. अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो अगेन सिर्फ बचे हुए पार्टनर्स के बीच में डीड फॉर्म होगी. सो एग्जिस्टिंग डीड विल बी नॉट यूजफुल. देयर विल बी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग डीड लीडिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. तो हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. तो हमने ये तो समझ लिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है. तो एडमिशन इज वन सिचुएशन जहाँ पे एग्जिस्टिंग डीड का चेंजेस होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है. सो नाउ वील स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑन इट्स ओन, जिसमें से 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं. तो लाइक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे A, B and C are partners, D gets admitted to the partnership firm, D's ratio would be this much and they decided upon these terms. Now prepare the partners capital account, P&L account and so on. तो हमको फुल फ्लेज क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. ठीक है, दिस डेफिनेटली कम्स. सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये टॉपिक itself is very important. Okay, so कोई भी पार्टनर जो न्यूली एडमिट होता है, ठीक है, उसके दो मेन राइट्स होते हैं फर्म में. ओके, क्या क्या राइट्स होते हैं, टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो जो भी पार्टनर आएगा फर्म में उसके पास पूरा राइट होगा कि वो ऑफिस यूज कर सके, जो रिसोर्सेज, जो भी एसेट्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंटर, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर, तो वो जो न्यू पार्टनर आए वो भी वो यूज कर सके. सो ही एक्वायर्स दिस राइट. द सेकेंड राइट इज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. इसका मतलब वो पार्टनर क्यों बनने आया है, वो अपनी सर्विसेज देने आया है, राइट, और उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है फर्म में. तो क्या है कि पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमा रही है उस पे वो न्यू पार्टनर का भी हक होगा. सो दिस न्यूली एडमिटेड पार्टनर कम्स विद द टू बेसिक राइट्स. फर्स्ट इज टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड सेकंड इज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. So as I said कि
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ, एंड इसमें क्या आते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चंस आते हैं। तो फुल फ्लेज क्वेश्चंस में हम लोगों को कौन सी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, ये हमको अभी समझना जरूरी है। सो दीज आर द फॉलोइंग 6 स्टेप्स दैट यू कैन सी, जो हमको फॉलो करनी पड़ती है व्हेन वी डू अकाउंटिंग, when there is a admission of a new partner. Okay, so in simple words, if we are the accountant of a partnership firm और कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो हम लोगों को अकाउंटिंग कैसी करनी पड़ेगी, what are the aspects that we need to think on to do the accounting in that particular situation. Okay, so these 6 points are very important to us because who we are the accountant of a partnership firm, right? So जब कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और एडमिशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, एक तो न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है सारे पार्टनर्स का। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, उनका एग्जिस्टिंग पीएसआर है 3:2:1। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है फर्म में, फॉर एग्जाम्पल 10,000 और 20,000, उसको वो डिवाइड कर रहे हैं 3:2:1 में, और वो पूरा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। 10 या 20,000 पूरा ए बी और सी को जा रहा है। अभी डी आएगा तो 10 या 20,000 जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो तो डी में भी बंटना चाहिए। तो डी जब आएगा तो हम लोग उसको कितना रेशियो दे रहे हैं, और न्यू रेशियो मतलब ए बी सी डी का रेशियो। अब ये 4 पार्टनर्स हो गए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीज 4 पार्टनर्स ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट एंड द foremost स्टेप टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ एडमिशन is to calculate the new profit sharing ratio of all the partners including the new partner. Okay, वो कैसे करते हैं उसका पूरा एक टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं। Okay, so the second thing is to calculate sacrificing ratio. ठीक है, now what is this? What is sacrificing ratio? तो क्या है कि जब न्यू पार्टनर आ रहा है, जैसे डी एडमिट हो रहा है हमारी फर्म में, तो ए बी और सी को जितना प्रॉफिट मिल रहा था उससे तो अभी कम ही मिलेगा, क्योंकि उनका थोड़ा पार्ट ऑफ प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है, डी लेके जा रहा है। सो दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर प्रॉफिट्स फॉर द न्यू पार्टनर। दिस इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हर पार्टनर अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है is called as the sacrificing ratio. And obviously the existing partners, in our case A, B and C, are going to sacrifice for the incoming partner, that is D. तो sacrificing ratio यहाँ पे existing partners का निकलेगा, क्योंकि जो आने वाला पार्टनर है उसका क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है। तो इनका जो सैक्रिफाइस होता है उसका टोटल अगर हम लोग करें तो वो आने वाले का गेनिंग होता है। ठीक है, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर द न्यू पार्टनर। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। सो वी हैव सब टॉपिक्स ऑफ ऑल दीज 6 पॉइंट्स which we are going to study in detail. The third point is valuation and adjustment of goodwill. Okay, so basically ये जो 6 पॉइंट्स है ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, पता रहने चाहिए ये सारे पॉइंट्स। सो थर्ड थिंग, जब कोई पार्टनर आता है फर्म में, तो एज एन अकाउंटेंट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहते हैं वो जब से उन्होंने फर्म चालू की है उन्होंने काम कर करके एक गुडविल फॉर्म की है अपनी फर्म की, और जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको तो वो गुडविल का बेनिफिट मिलेगा ना, उसने वो गुडविल फॉर्म नहीं किया है, बट वो जैसे ही आएगा उसको ऑटोमेटिकली वो गुडविल का बेनिफिट मिल जाएगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने फॉर्म किया है। तो इस केस में क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर आता है फर्म में
या फिर जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो गुडविल कैलकुलेट होती है, फर्म की गुडविल कैलकुलेट होती है। ठीक है, फर्म की गुडविल कैलकुलेट होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को गुडविल का कुछ शेयर देता है, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट न्यू पार्टनर के लिए, और न्यू पार्टनर एंजॉय करने वाला है गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, इसीलिए जो न्यू पार्टनर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए क्या लेके आता है, शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल वैल्यूएशन कैसे करना है और न्यू पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कितना शेयर ऑफ गुडविल देने वाला है आउट ऑफ दैट वैल्यूएशन, ये भी हम लोग थर्ड टॉपिक में देखेंगे। ओके, देन द फोर्थ थिंग दैट वी need to do as an accountant is the revaluation of assets and reassessment of liabilities. So fourth thing as an accountant जो हमको करनी पड़ेगी जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, that is revaluing the assets and liabilities. Now what is revaluing the assets and liabilities? अब क्या होता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी हैं फर्म की, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर लेके आते हैं एसेट्स, और लाइबिलिटीज भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही फॉर्म करते हैं अपने ऊपर। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज जो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने फॉर्म किए हैं, उसका बेनिफिट और उसका लॉस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ही जाना चाहिए। न्यू पार्टनर नहीं बेयर करेगा वो लॉस, या न्यू पार्टनर को उस चीज का प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। बोलने का मतलब क्या, बोलने का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी आर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन अ फर्म, और एक मशीनरी है जो उन्होंने खरीदी थी जिसकी आज वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो उन्होंने कम दाम में खरीदी थी और वो मशीनरी की वैल्यू आज बढ़ गई है। बुक्स में मशीनरी की वैल्यू किस पे दिख रही है, उस दाम पे जिस दाम पे उन्होंने खरीदी थी, मतलब कम दाम पे दिख रही है, मार्केट वैल्यू तो अभी ज्यादा हो गई है। तो उसको क्या करना है, उसकी बुक वैल्यू को हमको बढ़ाना पड़ेगा। बुक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, बट ये जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको नहीं मिलना चाहिए ये प्रॉफिट, क्योंकि उसने तो एसेट्स फॉर्म नहीं किए थे। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले एज एन अकाउंटेंट हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स की न्यू वैल्यू पे उनको लाना पड़ेगा और लाइबिलिटीज की भी न्यू वैल्यू पे उनको लाना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो एडजस्ट करके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। So this is what we need to do before the new partner comes in the partnership firm. The fifth thing that we need to do before the partnership, like the new partner comes, is that जो भी existing profits accumulate करके रखे हैं, ठीक है, तो जैसे there is something called as reserves. ठीक है, तो first of all we need to know what are reserves. Reserves क्या होता है, amount set aside. तो प्रॉफिट्स में से हम लोग कुछ अमाउंट सेट असाइड करते रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व्स। तो अभी रिजर्व्स का, अगर फॉर एग्जांपल हमारी फर्म के पास कुछ रिजर्व्स हैं, मतलब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने प्रॉफिट्स को सेट असाइड करके रखा है, तो रिजर्व्स फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, मनी को सेट असाइड करके रखा है, सो दिस मनी बिलोंग्स टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले मैं वो रिजर्व्स को क्या करूं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। This is what I need to do as an accountant. The sixth and the final thing is adjustments of partners capital. ठीक है, मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी पार्टनर है, ए लाया 1 लाख, बी लाया 2 लाख, 3 लाया सी लाख एज देयर कैपिटल। तो डी के आने से पहले इफ दे डिसाइड कि ए को थोड़ा ज्यादा कैपिटल और लेके आना चाहिए या सी को वापस लेके जाना चाहिए, so this is called as adjustment of capitals. Okay, so this, like these 6 things we need to do at the time of admission of a partner in the partnership firm. Okay, तो एडमिशन में
एडमिशन में हमने क्या देखा कि कोई भी न्यू पार्टनर आता है तो उसके पास दो राइट्स होती हैं, एक तो राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म and the right to share the profits of the partnership firm. And कोई भी पार्टनर अगर फर्म में एडमिट हो रहा है तो एज एन अकाउंटेंट हमको 6 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यू करना पड़ता है, प्रॉफिट्स जो एग्जिस्टिंग है या रिजर्व्स हैं अक्यूमुलेटेड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमको ये 6 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके